नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी की रिवीजन क्लास में। क्या आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है? तो यह क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में वर्तमान में पूछे आ रहे हैं। जो आपका मई का एग्जाम हुआ है, जिन बच्चों के मई में एग्जाम हो चुके हैं, उन्हीं के द्वारा बताया गया है कि सर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, तो उसी बेस्ड आपका ये पूरा सेट होने वाला है। तो आपको क्लास को अंत तक जरूर देखना है और वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था और बच्चों से पूछा था कि जिन बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन। जिन बच्चों ने बताया उनका तहे दिल से धन्यवाद। और उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्वेश्चन को अरेंज किया, तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1, लाइनेक्स में किसी फाइल को हटाने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? इससे पहले हम एक बार इस वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर कर देंगे जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। वर्तमान में जून चल रहा है, इसके बाद आपको जुलाई अगस्त या आपने फॉर्म भरा है, तो आपके लिए ये क्लास आप बेहद इंपोर्टेंट होने वाली। तो एक बार वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर करेंगे। लाइनेक्स में किसी फाइल को हटाने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे, लाइनेक्स में किसी कमांड को हटाने के लिए हम रिमूव कमांड मतलब आरएम कमांड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। जैसे आप देखेंगे, आरएम कमांड का अर्थ होता है रिमूव। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। लाइनेक्स में किसी फाइल को हटाने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इरेज, रिमूव, आरएम या डेल। तो आप कहेंगे यहाँ पर किसी फाइल को रिमूव डिलीट करने की बात की जा रही है, तो आप वहां पर डिलीट बटन दबा सकते हैं। रिमूव और इरेज, तो आपका ये आंसर गलत हो जाए, क्योंकि लाइनेक्स में यहाँ से कमांड पूछी गई है, तो इसकी कमांड होती है आरएम। लाइनेक्स में किसी फाइल को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है? तो वह आपकी आरएम कमांड होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विंडो 10। सीधा बच्चों का कहना था सर विंडो 10 से क्वेश्चन पूछे जा रहा है, तो विंडो 10 में टास्क मैनेजर खोलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे, विंडो 10 में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग है टास्क मैनेजर को खोलने के लिए होता है? तो वह होती है आपकी कंट्रोल आल्ट डिलीट और कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। और आप देखेंगे एक्सप्लेन में लिखा हुआ है यहाँ पर, दोनों से टास्क मैनेजर तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट एस्केप सीधा रास्ता है और आप कंट्रोल आल्ट डिलीट के माध्यम से भी ओपन कर सकते हैं। यदि आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता तो आप वहां पर कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है लाइनेक्स फाइल सिस्टम में रूट डायरेक्टरी को किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? तो लाइनेक्स फाइल सिस्टम में जो रूट डायरेक्टरी होती है उसको हम स्लैश के माध्यम से, जो आपका स्लैश होता है, इसके माध्यम से दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा। वीडियो के अंत में जरूर बताना है टोटल आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही कर पाए। विंडो में रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? यदि आप विंडो में रन डायलॉग बॉक्स खोलना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए हम विंडो प्लस आर का प्रयोग करते हैं। और यदि आपसे पूछे विंडो एक्सप्लोरर खोलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो विंडो ई का। और विंडो को लॉक करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए हम विंडो एल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाइनेक्स में MAN कमांड का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो लाइनेक्स में MAN कमांड होती है, आखिर इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो याद रखेंगे, इस कमांड का प्रयोग होता है हेल्प या मैनुअल देखने के लिए। कमांड जो मेन कमांड होती है इसका प्रयोग कमांड के लिए हेल्प मैनुअल देखने के लिए MAN कमांड का प्रयोग किया जाता है। राइटर में पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग किया जाता है। और आप देखेंगे राइटर कैल्क से हर बच्चा यही कह रहा है, जिसका भी कमेंट आया है सर 10 से 15 और लगभग 20 क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में सिर्फ लिब्रे ऑफिस से देखेंगे, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया,
कैल्क हो गया और इम्प्रेस हो गया, तो मैंने एक स्पेशल लिब्रे ऑफिस की मेथड बनाई थी जिसमें हमने राइटर, कैल्क और इम्प्रेस को बहुत अच्छे से 100 क्वेश्चन के माध्यम से, वो आपके 100 क्वेश्चन की क्लास थी लेकिन उसमें आपके लगभग 300 क्वेश्चन कराए गए थे जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो आप लिब्रे ऑफिस वाली मेथड क्लास जरूर देख लें, आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल ई का प्रयोग करते हैं, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी और राइट अलाइनमेंट करने के लिए कंट्रोल एल का प्रयोग करेंगे और लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस एल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम क्या है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो अंतिम कॉलम होता है वो होता है AMJ। अंतिम कॉलम का नाम है AMJ जो आपके 1024 द्वारा दर्शाया जाता है। तो अंतिम कॉलम याद रखेंगे AMJ और पहला कॉलम होता है A। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, जी आपका इम्प्रेस बस लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर पूरा नाम भी याद रख सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का प्रयोग करने का क्या फ़ायदा है? यदि आप स्लाइड मास्टर का प्रयोग करते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? ऑप्शन ए स्लाइड डिलीट करने के लिए, ऑप्शन बी है सभी स्लाइड पर समान बदलाव आदि के लिए, स्लाइड शो रोकने के लिए या एनिमेशन डिलीट करने के लिए। तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो स्लाइड मास्टर होता है इसका प्रयोग होता है सभी स्लाइड पर समान बदलाव जैसे आपका बैकग्राउंड लोगो आदि करने के लिए हम स्लाइड मास्टर का प्रयोग करते हैं। राइटर में थिसोरस जो आपका समानार्थी शब्द होता है इसको खोजने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे राइटर में थिसोरस के लिए कंट्रोल 7 का प्रयोग किया जाता है। और आपसे पूछे सिर्फ स्पेलिंग चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो स्पेलिंग को चेक करने के लिए हम F7 का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? पेस्ट स्पेशल होता है आखिर इसको आप करना चाहते हैं तो आखिर इसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए कंट्रोल बी, ऑप्शन बी है कंट्रोल शिफ्ट बी एंड ऑप्शन सी है कंट्रोल आल्ट बी एंड ऑप्शन डी है आल्ट प्लस बी। तो पूछा गया लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेस्ट स्पेशल के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल शिफ्ट बी का प्रयोग किया जाता है। और सिर्फ आपसे पूछे पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो नॉर्मल पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमारे इंटरनेट, ईमेल और सोशल मीडिया से संबंधित है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जिस प्रकार के क्वेश्चन है सारे आपको उसी प्रकार से होने वाले हैं जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आपके जो मई के मंथ में लगातार एग्जाम आपके होते रहे हैं 8 मई से, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी ये क्लास पूरी होने वाली है। ईमेल में जो आपका सिग्नेचर होता है आखिर ये कहाँ होता है? तो ईमेल में जो सिग्नेचर होता है वह आपके क्या ऊपर उपस्थित होता है, बीच में या सबसे नीचे या कहीं भी? तो याद रखेंगे ईमेल में जो सिग्नेचर होता है वह ईमेल के जो सबसे नीचे वाला एरिया होता है वहां पर आपका सिग्नेचर होता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ब्राउजर एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? आखिर एप्पल कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर विकसित किया गया है? क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी या एज? तो याद रखेंगे जो हमारी एप्पल कंपनी है इसके द्वारा अपना जो आपका एप्पल का स्वयं का ब्राउजर है वो कौन सा है? वो है सफारी। क्योंकि आप जानते हैं जो क्रोम है वो किसका है? क्रोम आपका गूगल का है और एज माइक्रोसॉफ्ट का है और जो फायरफॉक्स आपका वेब ब्राउजर है। जबकि एप्पल का पूछा गया था तो एप्पल का आपका सफारी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ट्विटर जिसका वर्तमान में नाम क्या है? एक्स। जिसका वर्तमान में नाम है एक्स, ट्विटर पर अधिकतम कितने कैरेक्टर का ट्वीट किया जा सकता है? तो वो है आपका 280। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इससे भी क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर भेजी जाने वाली फाइलों को छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ना क्या कहलाता है? इंटरनेट पर जो आप फाइल भेजते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में जो टूटते हैं आखिर उन टूटने वाले हिस्सों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बिट्स, पैकेट, बॉक्सेस या सेगमेंट। तो याद रखेंगे इंटरनेट पर भेजे जाने वाली फाइल को छोटे छोटे टुकड़ों में जो टूटता है आखिर उसको क्या कहते हैं? उसको पैकेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल में HTTP का अर्थ क्या है? क्या है ये? तो याद रखेंगे यह आपका एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और HTTP होता है इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो एक प्रकार का यूआरएल हो जाएगा और जब आप इसको कॉपी करेंगे या डाटा आप इसको लिंक इसकी शेयर करेंगे तो जो आपका शेयर करेंगे वो HTTPS से शुरू होगा, वो आपकी एक प्रकार की स्पेशल लिंक हो जाएगी तो वो भी आपकी HTTPS से स्टार्ट होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा नंबर तो इसमें नहीं लिखे हैं फिर भी यहाँ पर आप देखेंगे UMANG। इस टॉपिक से जो उमंग का टॉपिक है इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा।
पूछा गया है उमंग ऐप का पूर्ण रूप क्या होता है। जो उमंग है, उमंग की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और बहुत सारे बच्चों के ये भी कमेंट आए हैं सर उमंग ऐप में सिर्फ पूछ रहा है, उमंग ऐप में एन का अर्थ पूछ रहा है। तो याद रखेंगे उमंग ऐप में एन का अर्थ होता है न्यू एज, क्योंकि वहाँ पर न्यू तो ऑप्शन मिल जाता है लेकिन एज वहाँ पर यदि भूल जाते हैं तो एज लगाना भूल जाते हैं। ऑप्शन आपको जैसे आपको पता है कि एन है तो एन का मतलब एन से कुछ भी आप लगा सकते हैं, जैसे नहीं याद आ रहा है, लेकिन साथ में एज जोड़ना वो थोड़ा अलग कंपलसरी हो गया, क्योंकि जो एन का मतलब है न्यू एज। जैसे आपने देखा यू का मतलब यूनिफाइड हो गया, एम का मतलब मोबाइल, ए का मतलब एप्लीकेशन और फॉर आपका हो गया एन का मतलब न्यू एज और जी का मतलब गवर्नेंस। तो न्यू एज में यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि न्यू है, और ए एज लगाना मतलब कहने का मतलब है वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए फिर आएगा या नहीं आएगा। तो इस प्रकार आपको गलती नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन है डिजी लॉकर में स्टोर किए गए दस्तावेज को क्या माना जाता है। तो याद रखेंगे डिजी लॉकर में यदि आपके दस्तावेज हैं तो वह एक प्रकार के आपके मूल दस्तावेज के बराबर होते हैं, वह आपके लीगल वैलिड होते हैं, आप लोग कहीं पर भी वेरीफाई करा सकते हैं, वह आपके एक प्रकार से फिजिकल रूप से भी वेरीफाई हो सकते हैं। क्योंकि जो डिजी लॉकर होता है इसमें आपके किसी प्रकार से फ्रॉड या नकली डॉक्यूमेंट नहीं आते हैं, जो आपके ओरिजिनल होते हैं सिर्फ वही डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर पर वेरीफाई होते हैं। आईआरसीटीसी में पीएनआर का अर्थ क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं इंडियन रेलवे से संबंधित जो भी हमें सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, टिकट की बुकिंग करना चाहते हैं या किसी प्रकार से जानकारी चाहते हैं रेल टिकट की और साथ में डिब्बों की कौन सा रिजर्वेशन हमारा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो मतलब रेलवे से संबंधित सारी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो आईआरसीटीसी के माध्यम से मिलती है जी। आप डायरेक्ट वेबसाइट का यूज कर सकते हैं और ऐप का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें पूछा गया है पीएनआर, पीएनआर का अर्थ क्या होता है। तो पीएनआर का अर्थ होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पीएनआर का अर्थ होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आधार कार्ड में कुल कितने डिजिट होते हैं। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, टोटल 12 डिजिट होते हैं और आधार कार्ड को यूआईडीएआई द्वारा पूरा क्या किया जाता है। तो आप जो भी आपको एडिट करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो आपको UIDAI सर्च करना है, जिसके माध्यम से आप अपना पूरा मतलब आधार कार्ड से संबंधित पूछेगा तो आपको आंसर लगाना है UIDAI। अगला क्वेश्चन है पासपोर्ट सेवा के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है। पासपोर्ट सेवा के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है। जो पासपोर्ट सेवा से भी ये वेबसाइट काफ़ी क्वेश्चन जो एग्जाम हुए हैं बच्चे को उन्होंने बताया कि सर पासपोर्ट शायद से मतलब ये पासपोर्ट सेवा के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है। तो पासपोर्ट सेवा के लिए जो आप आधिकारिक वेबसाइट है वो passportindia.gov.in से मतलब गवर्नमेंट और IN से इंडिया, जो आपकी पासपोर्ट इंडिया, इस प्रकार से याद रखेंगे ये आपकी पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट है। अगला क्वेश्चन है मशीन लर्निंग किसका एक हिस्सा है। तो याद रखेंगे मशीन लर्निंग है वह एक प्रकार का हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आपको मशीन लर्निंग है यह एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही हिस्सा है। ब्लॉकचेन तकनीक में डेटा को कहाँ स्टोर किया जाता है। जो ब्लॉकचेन तकनीक होती है आखिर इसमें डेटा को कहाँ स्टोर किया जाता है। क्या एक सेंट्रल सर्वर पर, ब्लॉकचेन की एक चेन में, केवल पेन ड्राइव या गूगल पर। तो याद रखेंगे ब्लॉकचेन की एक चेन जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लेयर होती है उसमें आपकी ब्लॉकचेन तकनीक में डेटा को स्टोर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कौन सा भविष्य कौशल स्किल नहीं है, कौन सी आपके यहाँ पर फ्यूचर स्किल नहीं है। ऑप्शन ए क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोट्स, मैनुअल अकाउंटिंग या बिग डेटा एनालिसिस। तो याद रखेंगे जो फ्यूचर स्किल नहीं है वो हमारी एक प्रकार की मैनुअल अकाउंटिंग नहीं है, और बकाया आपके जैसे आपका क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, रोबोट्स हो गया और बिग डेटा एनालिसिस हो गया, ये आपके एक प्रकार के फ्यूचर स्किल्स है। लेकिन जो आपकी मैनुअल अकाउंटिंग है ये आपकी नॉर्मली आपकी फ्यूचर स्किल्स के लिए नहीं कह सकते। वर्चुअल रियलिटी जो आपका VR है, VR के लिए मुख्य रूप से किस डिवाइस का प्रयोग होता है। तो जो आपका VR है, VR जैसे आपने देखा होगा आपकी आंखों में वो डिवाइस लगा दी जाती है VR डिवाइस, वर्चुअल डिवाइस, मतलब कहने का आपको ऐसा लगे जैसे आपने रील्स में देखा हुआ या वीडियो में देखा होगा कि उनकी आंखों में एक डिवाइस लगा दी जाती है, जैसे कि आपको ऐसा फील होगा जैसे हम रियल उसी दुनिया में पहुंच गए। जैसे आपने गेमिंग में देखा होगा आंखों में डिवाइस लगा दी जाती है और आपको एक जगह पर खड़ा कर दिया जाता है या आपको थोड़ा सा चलाया जाता है, तो आपको ऐसा लगे जैसे मैं उस गेम के अंदर एंट्री कर चुका हूँ और आपको वहाँ पर डर भी लगता है। यदि डरने वाला गेम है तो आपको वहाँ पर डर भी लगता है, तो आपको ऐसा फील होता है जैसे हम उसी गेम की वर्तमान दुनिया में चले गए हों। तो आपको एक प्रकार का वर्चुअल रियलिटी मतलब आपको वैसा ही फील होगा जैसे कि आप वहाँ पर जो आप गेमों में देखते हैं, तो क्योंकि अधिकतर आप गेमिंग में इसका यूज देखते हैं वर्चुअल रियलिटी का, आपको ऐसा फील होगा जैसे कि हमारे साथ ही यही चीज़ हो रही है और आपको वहाँ पर डर वाला भी माहौल फील होता है यदि डर वाला कोई गेम है। तो VR की फुल फॉर्म याद रखेंगे। वर्चुअल रियलिटी के लिए मुख्य रूप से किस डिवाइस का प्रयोग होता है। तो उसके लिए हम हेड माउंटेड डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे माउस और कीबोर्ड, प्रिंटर, इस प्रकार का कोई ऑप्शन हमारा अलग ही प्रकार का है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आप एनालिसिस भी कर सकते हैं कुछ ऑप्शन का।
एआई, एआई में एनएलपी का फुल फॉर्म क्या है? तो सबसे पहले एआई की आप फुल फॉर्म जाने थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह एआई की फुल फॉर्म है और एआई का प्रयोग कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किया गया था, इस बात को भी याद रखेंगे। इसमें जो एनएलपी है, एनएलपी का फुल फॉर्म होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनएलपी का अर्थ क्या होता है? तो एनएलपी का फुल फॉर्म होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पैसे भेजने की सबसे तेज तकनीक कौन सी है? जो तो याद रखेंगे, पैसे भेजने की जो सबसे तेज तकनीक है वो है हमारी आईएमपीएस, क्योंकि आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और जो हमारी आईएमपीएस होती है, यह सबसे तेज आपका पूछा गया, सबसे तेज तो इमीडिएट, आई फॉर इमीडिएट, आई मतलब इमीडिएट, तो आपके तुरंत के तुरंत आपके इसमें ट्रांसफर हो जाता है। क्योंकि जो नेफ्ट होता है, नेफ्ट में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ये बैच प्रोसेसिंग होता है, 1 घंटे 2 घंटे भी इसमें समय लग सकता है। आरटीजीएस रियल टाइम होता है, लेकिन इसमें आपको कम से कम 2 लाख रुपए का ट्रांसफर करना होगा, और जो आपकी चेक्स है तो थोड़ा समय लगता ही लगता है। लेकिन सबसे तेज तकनीक वो आपकी आईएमपीएस होगी, जो आपके 24x7 तुरंत काम करता है। बैंक में आईएफएससी कोड कितने अंकों का होता है? जब आप बैंक में खाता खुलाने जाते हैं तो बैंक में सिर्फ 2 चीज़ जरूरी होती हैं, जिससे के माध्यम से आप अपने पैसे को और कहीं से भी किसी के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं अपने खाते पर। पहला होता है आपका बैंक अकाउंट नंबर, तो आप सभी जानते हैं, और उसके नीचे होता है आपका एक आईएफएससी कोड जो बैंक का होता है। क्योंकि आप जब किसी से पैसे मांगते हैं, जैसे यदि आपका फ़ोन पे गूगल पे, तो डायरेक्ट आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। लेकिन आप गूगल पे फ़ोन पे नहीं है, फिर भी आपको अपने अकाउंट में पैसे डालने हुए हैं या किसी डलवाना है, तो आपको वहाँ पर अपना बैंक अकाउंट देना होगा, और बैंक अकाउंट के साथ साथ आपको वहाँ पर अपना आईएफएससी कोड देना होगा, जिसके माध्यम से ही आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे। तो पूछा गया है आईएफएससी कोड कितने अंकों का होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, तो यह होता है टोटल 11 अंकों का। जैसे आप देखेंगे एसबीआई का, तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर कुछ आगे की बैंक का नाम होता है, उसके बाद कुछ नंबर होते हैं, तो याद रखेंगे टोटल कितने अंकों का होता है? यह 11 अंकों का होता है आईएफएससी कोड। ओटीपी की समय सीमा कितनी होती है? तो याद रखेंगे ओटीपी की समय सीमा होती है 10 से 30 मिनट। यहाँ पर 10 से 30 मिनट, क्योंकि यहाँ पर आपका 1 घंटे नहीं होती है, 24 घंटे नहीं होती है, 80 मिनट नहीं होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपसे 30 मिनट ज़्यादा लिखा गया है, क्योंकि बहुत ही कम में आपके 30 मिनट तक वेरीफाई के लिए ओटीपी वैलिड होता है, लेकिन अधिकतर आपका 5 मिनट या 10 मिनट के लिए अधिकतर वेरीफाई होता है। लेकिन यहाँ पर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे, क्योंकि इससे हमारा कम कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड का दूसरा नाम क्या है? तो क्रेडिट कार्ड का दूसरा नाम होता है प्लास्टिक मनी। ऑप्शन बी सही आंसर, क्योंकि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सीबीबी कितने अंकों का होता है? सीबीबी का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। सीबीबी का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। आखिर ये कितने अंकों का होता है? तो यह टोटल 3 अंकों का होता है सीबीबी। याद रखेंगे, जैसे आपका सीबीबी 3 कैरेक्टर है, तो 3 अंकों का हो गया कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आपके एग्जाम में सरल क्वेश्चन भी आते हैं, काफ़ी बच्चों के ये भी कमेंट आए कि सर मेरे जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, बीच के क्वेश्चन थे, वो इतने सरल थे कि मैंने देखते ही उसका आंसर लगा दिया। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन तो इतने सरल थे कि मुझे देखते ही देखते बन गए, और 10 से 15 क्वेश्चन इतने भी कठिन थे सर कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं उनका आंसर लगाऊं या ना लगाऊं। तो लेकिन सर आपने कहा था कि नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, तो आपको पूरे करके आना है, तो मैं उनको लगा कर आया हूं। तो आपको वहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने की, सारे हमारे कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं, सरल आ रहे हैं। पेपर में दोनों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सरल भी आते हैं, कठिन भी आते हैं। मेन चीज़ को होता है कि मन को कंट्रोल रखना हो, धैर्य बनाए रखना हो, और अपने पेपर में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करना। ये नहीं सोचना कि हमसे पेपर बन रहा है नहीं बन रहा है। आप एग्जाम सेंटर के अंदर पहुंच चुके हैं, और साथ में आपने जितना भी तैयारी की है, यदि आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा और आपके एग्जाम में कंप्यूटर में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, तो आपको बनेगा। लेकिन आपने थोड़ी बहुत भी कहीं से उस क्वेश्चन के बारे में सुना, तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है। लेकिन वहाँ पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि आप क्या करें, घबराने लगे कि बन रहा है पेपर, 2 क्वेश्चन हमारे कठिन आ गए, नहीं बन रहा है, नहीं करना है पेपर, क्या कैसा है। आपको वहाँ बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। क्या होता है, शुरू के आपको कठिन क्वेश्चन मिल सकते हैं, बाद में क्या होता है सरल हो सकते हैं। आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन सरल मिल सकते हैं, एंड के कठिन हो सकते हैं, बीच में आपको सरल मिल सकते हैं। तो पेपर को हमें 100 क्वेश्चन तक अच्छे से करते जाना है, क्योंकि अपना आपने 100% तैयारी की है, तो आप अपने 100% करके ही आइएगा। उसके बाद जैसा होगा रिजल्ट आपको वो देखने को मिलेगा। लेकिन वहाँ पर आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और आपसे यहीं पर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम 2 दिसंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? जो एक निबल होता है, आखिर ये टोटल कितने बिट्स के बराबर होता है? तो याद रखेंगे, जो एक निबल होता है वह टोटल 4 बिट के बराबर होता है, और 8 बिट के बराबर हमारा एक बाइट होता है। 8 बिट के बराबर एक बाइट होता है, और 4 बिट के बराबर क्या होता है? एक निबल होता है। इस प्रकार से ये ऑप्शन आपका
सही आंसर होगा 4 बिट बराबर 1 निबल होता है और आपसे पूछेगा 2 निबल बराबर क्या हो जाएगा, 2 निबल बराबर आपका 8 बिट हो जाएगा और 8 बिट से मिलकर 1 बाइट भी बनता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, क्या आप ट्रिपल सी एग्जाम देने जा रहे हैं या आपका ट्रिपल सी एग्जाम हो चुका है? तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि यदि आप ट्रिपल सी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, और यदि आप ट्रिपल सी एग्जाम देकर आ चुके हैं तो यह वीडियो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये, क्योंकि आप देख रहे हैं वर्तमान में 4 महीने से पेपर नहीं हुआ ट्रिपल सी का। जैसे आपका जनवरी में पेपर नहीं हुआ, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 4 महीने में पेपर नहीं हुआ, लेकिन मई महीने में पेपर हो रहा है। तो जिन साथियों के एग्जाम हो चुके हैं उन सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये होने वाली है, आप जो एग्जाम देकर आए हैं, आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप पर हमें बताना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आया था। जो 100 क्वेश्चन आए थे वो किस प्रकार से थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एवरेज क्या था, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन किस प्रकार से आए थे, किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे आ रहे थे। यदि आप इस चीज को बताने में हमारी थोड़ी सी हेल्प करेंगे तो जिन साथियों के एग्जाम अगले महीने होने वाला है उन साथियों के लिए आपका जो मार्गदर्शन रहेगा, आप जो बताएंगे उसी के माध्यम से हम आगे उनकी क्लास को रेगुलर करेंगे और उनको भी पता चलेगा कि हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जो ऑफिशियल 9 चैप्टर हैं उन सभी से क्वेश्चन भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपका पेपर हो चुका है ट्रिपल सी का तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप पर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बता सकते हैं। आपको जो भी याद है, जो भी आपका एग्जाम में अनुभव रहा हो, आप किस प्रकार एग्जाम देने गए, एग्जाम सेंटर में क्या क्या माहौल था, तो आप हमसे डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको ग्रुप पर जाना है और आप देखेंगे सुनील कुशवाहा नाम का जो आपका मेरा पर्सनल अकाउंट है, आप उस पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। यदि आप कहें तो जो भी साथी हमें कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप पर लगभग 4 से 5 क्वेश्चनों के आंसर क्वेश्चन बताएंगे, ये क्वेश्चन आए थे, तो उनका यूट्यूब पर स्पेशली वीडियो बना दिया जाएगा कि किस साथी द्वारा कौन सा क्वेश्चन बताया गया है, कितने क्वेश्चन बताए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बताए गए हैं, उन सभी का एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा कि इस साथी द्वारा, इस बच्चे द्वारा ये क्वेश्चन बताए गए हैं और इस सेंटर में पूछे गए हैं। तो आप जिस सेंटर में आपका एग्जाम हुआ है उस सेंटर का नाम बताएंगे और बताएंगे कि मेरा एग्जाम कब था, और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बताएंगे जो आगे आने वाले स्टूडेंट के लिए इंपोर्टेंट हो गए। और जो साथी एग्जाम देने जा रहे हैं उनसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जब आप अपना एग्जाम देने जाएंगे तो आपको भी 4 से 5 क्वेश्चन याद जरूर कर लेने। इतने क्वेश्चन तो आप याद ही कर ही सकते हैं कि किस टॉपिक से, जब हमारे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बताएंगे तो हम उसका एनालिसिस करेंगे किस टॉपिक से किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी को और ज्यादा पढ़ा दिया जाएगा जिससे कि आने वाले बच्चों के एग्जाम में अच्छी ग्रेड से पास होकर और उनको आगे का मार्गदर्शन मिल सके। हम जो तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो आपको एक छोटा सा कष्ट है, आगे आने वाले बच्चों का भविष्य और अच्छा बना सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स में जरूर करें। धन्यवाद। मैं आपका अपना भाई सुनील कुशवाहा महोबा से।